Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, India has been urging which country to implement 13th constitutional amendment to its constitution? And correct answer is Sri Lanka. Next question was, what do you understand by gig economy? Discuss the advantages and challenges ऑफर्ड बाय गिग इकोनॉमी। देखिए ये गिग इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर जीएस पेपर 3। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज गिग इकोनॉमी। सो देखिए इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये जो गिग वर्ड है, गिग बेसिकली एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है अ जॉब फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो टिपिकली गिग इकोनॉमी एक फ्री मार्केट सिस्टम होता है जिसमें टेम्प्रेरी पोजीशंस ओपन किए जाते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इंडिपेंडेंट वर्कर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और उन्हें एक शॉर्टर पीरियड के टाइम के लिए अलाउ करता है काम करने के लिए। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में काम करना चाहता है, जो हमारा नॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है जैसे फुल टाइम वर्कर्स, उसकी जगह एक पैटर्न चेंज हुआ है जहाँ पे रादर देन वर्किंग फॉर द फुल टाइम एम्प्लॉयज़ और पीपल हैव डिसाइडेड टू वर्क फॉर अ पार्ट टाइम। ठीक है, एक वो शॉर्टर पीरियड के लिए काम करते हैं एंड दे मूव ऑन, इट इज़ नोन एज द गिग इकोनॉमी। अगर हम इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए आपको एक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में इंडिया के जो गिग वर्क फोर्स कंप्राइज करता है 15 मिलियंस वर्कर को, तो आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा हब है जिस जो कंप्राइज करता है सॉफ्टवेयर, शेयर्ड सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, इन सब को इंक्लूड करता है गिग इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, वहीं अगर हम 2019 की रिपोर्ट देखें बाय द इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन, इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इन फ्लेक्सी स्टाफिंग ग्लोबली। इंडिया के पहले आते हैं यूएस, चाइना, ब्राज़ील एंड जापान। चलिए तो अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो देखिए एक तो पहले तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं। ठीक है, आजकल एक डिजिटल एज है जहाँ वर्कर्स को क्या चाहिए, दे कैन सिट इन अ फिक्स्ड लोकेशन रादर देन सिटिंग इन अ फिक्स्ड लोकेशन, दे कैन चेंज देयर पोजिशन, दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर इन द कंट्री। सेकंड अगर हम बात करें तो देखिए ये चीपर भी हो जाता है। ठीक है, और एफिशिएंट भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जिनको फुल टाइम एम्प्लॉय को हायर किया जाता है वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कवर करता है, रादर देन डूइंग दैट व्हाट कंपनीज आर डूइंग कि गिग वर्कर्स को हायर करते हैं, वो शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, काम करते हैं एंड देन दे मूव ऑन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक चेंजिंग वर्क अप्रोच हमें देखने मिलता है आजकल। अब जो हम मिलीनियल जनरेशन की बात करते हैं, इट सीम्स टू हैव अ क्वाइट अ डिफरेंट एटीट्यूड टू करियर्स। बेसिकली दे सीक टू डू वर्क दैट दे वांट टू डू रादर देन ऐसा कुछ जो क्या करे कि उनके करियर को बनाए, या ऐसा कुछ नहीं, रादर व्हाट दे डू कि वो ऐसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं जो उनकी इनर अर्ज को सेटिस्फाई करे। अब देखिए इंडिया और पूरे वर्ल्ड में एक और कल्चर आ गया जो कि है इमर्जेंस ऑफ स्टार्टअप कल्चर। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या होता है, आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय हायर करने से ज़्यादा अच्छा लोग समझते हैं कि फ्रीलांसर्स को हायर कर लिया जाए। रिजल्ट क्या, एक सस्ता भी पड़ता है, काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है एंड दे हैव अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स एज वेल। चलिए इसी के साथ अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला आ जाएगा एक अनरेगुलेटेड नेचर हमें इस इकोनॉमी का देखने मिलता है। रिजल्ट क्या होता है, रेगुलेशन नहीं है तो जो वर्कर्स हैं उनके पास बहुत ही कम जॉब सिक्योरिटी होती है और बहुत ही कम बेनिफिट होते हैं रादर जो एक परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है विच इज़ द डिसरप्टेड वर्क लाइफ बैलेंस फॉर गिग वर्कर्स। क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम एक गिग इकोनॉमी की बात करें उसका मतलब ये नहीं होता दैट पीपल आर फ्री, वर्कर्स आर फ्री। वॉट दे रादर डू, दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर मल्टीपल कंपनीज जिसे हम मून लाइटनिंग भी बोलते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। रिजल्ट एक डिस्टरप्टेड वर्क लाइफ हो जाती है, बैलेंस नहीं कर पाते, रिजल्टेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी यहाँ हमें कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज कि ये जो ट्रेडिशनल वर्कर है या ट्रेडिशनल वर्किंग इकोनॉमी है
उसको ये क्राउड आउट करने की भी कोशिश कर रहा है। सो दिस इज़ द थिंग। इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। वहीं अगर हम कंक्लूजन की तरफ मूव करें तो देखिए, एक गिग इकोनॉमी का सक्सेस होना डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, हमारी इंडस्ट्री किस तरीके की होगी, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स होंगे, या डिमांड किस तरीके की है। सो इन सब को लेकर जो लेबर लॉज में चेंज होंगे, ये डिसाइड करेंगे कि इन नियर फ्यूचर वेदर गिग इकोनॉमी विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन और नॉट। क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज पहला आर्टिकल किस बारे में है। देखिए यहाँ अगेन, क्योंकि क्या है भाई, 23 जनवरी निकला है और 23 जनवरी को मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या इसी को हम बोलते हैं पराक्रम दिवस। हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हुआ क्या है देखिए, पराक्रम दिवस पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक सेरेमनी में, और अंडमान निकोबार के जो 21 लार्जेस्ट आइलैंड्स थे जिनका कोई नाम नहीं था, उनको फाइनली जो हमारे 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ हैं, उनके नाम पर इन आइलैंड्स ग्रुप के यहाँ नाम रखे गए हैं। चलिए, तो ये जो 126 पराक्रम दिवस हमने यहाँ सेलिब्रेट किया है, इसमें से जो आइलैंड्स के नेम चेंज किए गए हैं वो कुछ इस तरीके से है। 21 नामों को यहाँ पर लेना और एक एक को डिस्क्लोज करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल राइट नाउ, लेकिन कुछ नाम मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो सूबेदार एंड हॉनी कैप्टन लेंस नायक करम सिंह। वहीं दूसरा नाम अगर हम बोलें तो ल्यूटिनेंट रामा राघोबा राणे, कैप्टन विक्रम बत्रा, ल्यूटिनेंट मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार, सूबेंदर मेजर रिटायर्ड ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके नामों पर इन 21 जो हमारे अवॉर्डीज़ हैं, इनके नाम पर इन 21 आइलैंड्स के यहाँ पर नाम रखे गए हैं। सो देखिए, दिस इज़ नॉट द फॉर द फर्स्ट टाइम कि अंडमान आर्कियोपेलागो में, अगर हम अंडमान निकोबार आर्कियोपेलागो की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का कोई ट्रिब्यूट नेताजी को देखने के लिए मिला है। इसके पहले भी जो रॉस आइलैंड है, इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप यहाँ पर रख दिया गया था। वहीं नील आइलैंड का नाम चेंज करके शहीद द्वीप के नाम से इसे बुलाया जाने लगा था। ठीक है, उसके अलावा जो हैवलॉक आइलैंड है, उसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप यहाँ पर रख दिया गया था। देखिए, ये जो 21 नाम यहाँ पर चेंज किए गए हैं, इनको एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर इस तरीके का मैसेज भी दिया जा रहा है कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट अपना योगदान दिया है भारत की आज़ादी के लिए। वहीं कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए उनके करेज के, जिसमें बात की गई है कि उन्होंने कोलकाता से बर्लिन कार के थ्रू ट्रैवल किया एक एडवर्स सिचुएशन में, जहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जस्ट टू लिबरेट हिज ओन नेशन, हिज मदरलैंड इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भूल चुके हैं लोग। उनको कॉमेमोरेट करने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट कर रही है। तो देखिए, अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ये उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ, एंड ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन अ प्रिविलेज्ड लार्ज बंगाली फैमिली वेयर ही जनरेटेड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम एन एंग्लो सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नेताजी को कॉमेमोरेट करने के लिए जो 23 जनवरी है हर साल, उसको एज ए बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसके लिए ही यहाँ पर पराक्रम दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर अबाउट दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन and selfless service rendered by individuals and organizations in India in the field of disaster management। हर साल इस अवार्ड को 23 जनवरी के दिन अनाउंस किया जाता है। इसमें कैश प्राइस 51 लाख रुपीज़ और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड 5 लाख रुपीज़ एंड सर्टिफिकेट इन केस अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति यहाँ पर है।
सो इसी के साथ आपको और भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसे इन डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। क्यों? जैसे कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या एसोसिएशन रहा कांग्रेस के साथ, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हमारे लिए कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे व्हेन ही रीच जापानीज कंट्रोल सिंगापुर फ्रॉम जर्मनी इन जुलाई 1943, issued from there his famous call Dilli Chalo या Delhi Chalo and announced that formation of the Azad Hind government and the Indian National Army on 21st October 1943. So INA की अगर हम बात करें तो it was first formed under Mohan Singh and Japanese Major Iwachi Fujiwara and comprises Indian prisoners of war of the British Indian Army. Those were captured by Japan in the Malayan, जैसे आज की डेट में हम मलेशिया भी बोलते हैं, campaign at the Singapore. The INA included both the Indian prisoners of war from Singapore as well as Indian civilians in Southeast Asia. Later on, INA fought Allied forces in 1944 inside the borders of India, in Imphal and in Burma. Again in 1945, British move to put the INA man on trial immediately sparked massive demonstration all over the country. लेकिन एक मिस्टीरियस डेथ यहाँ पर हमेशा नेताजी के साथ जुड़ी रहती है, जब 1945 में बोला जाता है कि एक एरोप्लेन क्रैश में ताइवान में इनकी यहाँ पर डेथ हो गई, लेकिन इसकी कंफर्मेशन की सिर्फ थ्योरीज ही हमारे पास है, डॉक्यूमेंट्स हैं, मूवीज़ हैं, डिबेट्स हैं, डिस्कशन है, लेकिन कोई भी प्रामाणिकता अभी तक हमारे पास नहीं है। हालांकि जापानीज़ गवर्नमेंट ने एक 2016 में अपना एक रिपोर्ट डिक्लासिफाई करा था, जिसके हिसाब से जो नेताजी की डेथ है वो 18 अगस्त 1945 को ताइवान के प्लेन क्रैश में ही हुई थी। तो चलिए, ये इतनी सारी पूरी डिटेल्स आपकी इस आर्टिकल से रिलेटेड थी। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो बात कर रहा है केरला में 2 नए केसेस देखने मिले हैं नोरो वायरस के। देखिए, दिस पर्टिकुलर सेक्शन अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये नोरो वायरस जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, फर्स्ट थिंग इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वायरस जो कि लीड करते हैं एक गैस्ट्रोटेंशियल इलनेस को। देखिए, होता क्या है, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। रिजल्ट क्या होता है, बहुत सीवियर डायरिया देखने को मिल जाता है या वॉमिटिंग होने लगती है। रिजल्ट क्या, इसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो सकती है। WHO के अनुसार ये मोस्ट कॉमन पैथोजेन इम्प्लीकेशन है जो कि गैस्ट्रोन्शियल डिसीजेस, ठीक है, जिसमें स्टमक में इन्फ्लेशन हो जाता है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेशन हो जाता है, उसका ये सबसे बड़ा कारण है। अगर हम नोरो वायरस की बात करें तो देखिए, उस तरीके का वायरस है जो कि 60 डिग्री की हीट पे भी ये ख़त्म नहीं होता है। तो सिर्फ खाना पका देने से, ऐसा सोच लेना या हाथों को सैनिटाइज करने से ये कंटेमिनेशन या इस वायरस का एंड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, अब अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका एक ट्रांसमिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर्स, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट एक पर्सन इम्पैक्ट हो सकता है नोरो वायरस से सेवरल टाइम्स इन देयर इंटायर लाइफ, बट अगर उन्होंने एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली है तो इसका असर बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट the virus can also primarily be transmitted from oral fecal। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे डायरिया, हेडेक, बॉडी एक, और अलॉन्ग विद दैट स्टमक एक होने लगेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो ये सारे सिम्टम्स डिनोट करते हैं किसके लिए, आपके नोरो वायरस के लिए। वल्नरेबल ग्रुप की बात करें तो वायरस किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जो इसके सीरियस सिम्टम्स हैं ये डेवलप होते हैं चिल्ड्रंस में जो एल्डरली हैं और जिनको कोई दूसरी डिसीजेस भी हैं, उनको इसके सिम्टम्स ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया है हमारी जो प्रेसिडेंट हैं
द्रौपदी मुर्मू जी ने। इन अवार्ड्स को पाने वाले यहाँ 11 बच्चे, जिसमें से इंक्लूड करता है एक ऐसा बच्चा जिसको रेयर बोन डिसऑर्डर भी है, अलॉन्ग विद दैट एक ऐसा बच्चा जो दूसरे बच्चे की जान बचाने के लिए खुद नदी में कूद गया। चलिए, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को जो देते हैं वो कौन है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये उन बच्चों को दिया जाता है जो कि एक्सेप्शनल अचीवमेंट करते हैं। इन अवार्ड को कन्फर किया जाता है इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 18, आप याद रखेंगे, फॉर देयर एक्सीलेंस इन 6 कैटेगरीज। ये 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हो जाती हैं? देखिए, एक तो हो जाता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, दूसरा हो जाता है ब्रेवरी, थर्ड इज द इनोवेशन, फोर्थ इज द स्कॉलास्टिक, फिफ्थ इज द सोशल सर्विस एंड सिक्स्थ इज स्पोर्ट। ठीक है, जितने भी अवॉर्डीज होते हैं ये बच्चे, इनको एक मेडल दिया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख रुपए का, और एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज बाल शक्ति पुरस्कार। प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्सेप्शनल अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन वेरियस फील्ड, जिनके नाम हैं इनोवेशन, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, सोशल सर्विस, आर्ट कल्चर, स्पोर्ट्स, ब्रेवरी एट्सेट्रा। अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगेन आई हैव टोल्ड यू 5 से 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को ये दिया जाता है। ऐसे बच्चे भारत में रहने चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इन्हें 1 लाख रुपए तक का कैश प्राइज, मेडल, बुक वाउचर्स ऑफ ₹10,000, सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1996 एज द नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, और 2018 में इसका नाम चेंज हुआ और ये क्या बन गया? बाल शक्ति पुरस्कार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस दी बाल कल्याण पुरस्कार, ये दिया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया या कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स द सर्विस फॉर चिल्ड्रन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड वेलफेयर। अगेन अगर हम यहाँ एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये किसी भी इंडियन सिटीजन या जो भी भारत में रह रहे हैं एंड शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 एंड अबव, ठीक है, उनको इन क्षेत्र में काम करने के लिए कम से कम जिन्होंने 7 साल इस क्षेत्रों में काम किया है, ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। वहीं अगर किसी इंस्टीट्यूशन को ये अवार्ड मिलना है बाल कल्याण पुरस्कार, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का जो पूरा फंड है वो सरकार की तरफ से नहीं आना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट इनको इस फील्ड में काम करते हुए कम से कम 10 साल व्यतीत करने होंगे। ठीक है, अगर बात करें इसके बैकग्राउंड की तो इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1979 में एज द नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड, अगेन जिसको 2018 में रीनेम किया गया और ये बन गया बाल कल्याण पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams. We have 2 branch, one in Bhopal, another one is in Indore. साथ ही आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और बाकी की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है INS वागीर 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कमीशन्ड। चलिए, तो ये जो सबमरीन्स हैं, इस तरीके की 6 सबमरीन्स इंडिया के पास आने वाली है, जिसमें से ये 5th है विच इज़ INS वागीर। देखिए, इन सबमरीन्स का जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इन सबमरीन्स को बनाने का काम जो हो रहा है, ये प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के अंदर हो रहा है बाय द इंडियन नेवी, जो कि इस तरीके की 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स को बनाएगा। इनको बनाया कहाँ जा रहा है? मझगांव डॉक लिमिटेड में, under the technical assistance from the Naval Group of France. देखिए, प्रोजेक्ट 75 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, जो कि फैसिलिटेट कर रहा है फास्टर एंड मोर सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और क्रिएट करने में मदद कर रहा है टायर्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को फॉर सबमरीन कंस्ट्रक्शन इन इंडिया।
अलॉन्ग विद दैट प्रोजेक्ट 75 इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ डिटरेंस mechanism टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान एंड प्रोटेक्ट इंडो पैसिफिक। इंडिया को प्रोटेक्ट करना है तो इंडिया की वाटर बॉडी को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी के लिए प्रोजेक्ट 75 की तीसरी खासियत आ जाती है, इट इंश्योर्स सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस करंट डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, आज की डेट में हम डिपेंडेंट हैं जब हमें कोई भी सामान वॉरफेयर के लिए खरीदना होता है। ठीक है, नाउ द पॉइंट कम्स कि आपने बोला स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। देखिए, जब हम सबमरीन्स की बात करते हैं तो हमें बेसिकली कुछ तीन टाइप की सबमरीन्स देखने के लिए मिलती हैं। फर्स्ट आर एस एस केस, ठीक है, मैं इनके शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ आपके सामने, एस एस एन, अनदर वन इज एस एस बी एन। अगर हम एस एस केस की बात करते हैं तो दीज आर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये सबमरीन्स को बार बार इंजन को रिक्वायर होता है एयर और फ्यूल को ऑपरेट करने के लिए, विच मीन्स इनको बार बार रीसरफेस होना पड़ेगा, बहुत फ्रिक्वेंटली इन्हें सरफेस पर आना पड़ेगा। रिजल्ट क्या, ये इजीली डिटेक्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एस एस एन्स की तो इनका नाम है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स। नाउ इनकी खासियत क्या है, दे कैन स्टे एंड ऑपरेट अंडर वाटर ऑलमोस्ट इनडेफिनेटली। ठीक है, इनका एंड्योरेंस होता है, लिमिटेड होता है, ओनली बाय फूड सप्लाईज फॉर द क्रू। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ये इक्विप होती हैं विद वाइड रेंज ऑफ टैक्टिकल वेपन्स, जैसे टॉर्पेडोज आपको देखने मिल जाएंगे, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं तीसरी क्लास की अगर हम बात करें तो इनका नाम है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। ठीक है, ये एक स्लो मूविंग बॉम्बर्स भी कहे जाते हैं, और ये किसी भी लॉन्च प्लेटफॉर्म से एक न्यूक्लियर वेपन को रिलीज कर सकते हैं, और इसमें से एक नाम है हमारे पास द अरिहंत। चलिए, तो अगर हम इन 6 सबमरीन्स के नाम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो पहला नाम तो हमें मिल जाएगा कालवेरी, दूसरा नाम मिल जाएगा खांडेरी, थर्ड नेम इज करांच, नेक्स्ट इज वेला। इसके बाद हमको एक देखने मिल गया था वागीर जो हमारे सामने है, एंड लास्ट विल बी वाकशीर जिसका काम अभी यहाँ पर चल रहा है, और बहुत ही जल्द 2024 में ये इंडियन नेवी के पास होगी। चलिए, तो डिस्कस करते हैं अगले आर्टिकल को, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2, साथ ही ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा फॉर योर एसे राइटिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, बेसिकली इसका ओरिजिनेशन होता है एक ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड इसका एक रूट है जहाँ से दो शब्द हमें देखने मिलते हैं, डेमस एंड क्रेशिया। ठीक है, चलिए, डेमस का मतलब यहाँ पर हो जाता है कॉमन लोग, वहीं क्रेशियस का मतलब हो जाता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब हो जाता है द रूल ऑफ पीपल। सो डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। रोमन एम्पायर की बात की जाए, ग्रीको एम्पायर की बात की जाए, तो वर्ल्ड की सिर्फ यही सिविलाइजेशन नहीं थी जिनके पास डेमोक्रेसी थी। अगर हम एंशियंट इंडिया की तरफ चले जाते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल ऋग्वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड में आपको कुछ नाम देखने मिल जाते हैं, जैसे सभा, समिति, विधत, गण। ये सारे कहीं ना कहीं हमें डिनोट करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो अगर कोई यही बोल रहा है कि नहीं, इंडिया में डेमोक्रेसी एक नया कॉन्सेप्ट है या इंडिया में डेमोक्रेसी 1940s के बाद आई है, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज हमारा जो इतिहास है वो 2 और 4,000 पुराना इतिहास भी बोल रहा है कि हमारे पास जो सिस्टम हुआ करता था वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिस्टम हुआ करता था। सो अगर हम इसको आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी का मतलब होता है अ वे ऑफ लाइफ विच कंसिस्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे फ्रीडम, आज़ादी की बात की जा रही है, समानता की बात की जा रही है, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी की बात की जा रही है। टू अचीव दिस प्रिंसिपल क्या किया हमने, 26 जनवरी 1950 को फाइनली डेमोक्रेटिक रूल को इस्टेब्लिश किया इंडिया में। देखिए, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इंडिया इज द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड जिसने इस्टेब्लिश किया था पॉलिटिकल जस्टिस बाय गिविंग एवरी एडल्ट
citizen the right to vote from the very first day after independence, no matter whether अगला जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है, लाइक दी अदर डेमोक्रेसीज। जैसे अगर हम बात कर लें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो उनकी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इंक्लूड नहीं करती थी अफ्रीकन अमेरिकन सिटीज़न। वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वुमेंस को ये राइट मिले हैं 1930s में आके, और फ्रांस की बात करें तो इनको मिले हैं 1944, और स्विट्ज़रलैंड में तो ये राइट दिए गए हैं 1971। ठीक है, इनफैक्ट ओवर 2 डिकेड्स, जबकि इंडिया जो हमारी महिलाएं हैं उनको ये राइट इमीडिएट इफेक्ट के साथ दे दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में, जहां बात की जा रही है कि इस डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो भारत में डेमोक्रेसी इज द डिवॉल्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, देखिए डिवॉल्यूशन ऑफ पावर का मतलब अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे यहाँ, अलग अलग लेवल पर जो पावर्स बैठी हुई हैं, इनमें जिस तरीके से शक्तियों का वितरण किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, सबको अलग अलग टाइप की पावर्स दिए गई हैं, होता क्या है, इससे जो वेलफेयर है वो ग्राउंड लेवल से शुरू होता है और इक्वली एक एक इंडिविजुअल के पास ये पहुंचता है। ठीक है, सो सवाल आता है कि क्या इस तरीके की जो प्रैक्टिस है ये सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें तो ये जो प्रैक्टिस है हमारी डिवोल्यूशन ऑफ पावर की, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इससे जो ऑटोक्रेटिक रूल है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पाता, या हेरिडेटरी एरिस्टोक्रेसीज है वो यहाँ पर उसका एक रिप्लेसमेंट हो जाता है विद द डिवोल्यूशन ऑफ पावर। सो नेक्स्ट इफ वी ऑल्सो टॉक, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर की और डेमोक्रेसी की, सर देयर इज अ अनब्रेकेबल लिंक, अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन द स्प्रेड ऑफ दिस डेवोल्यूशन एंड कैपिटलिज्म। जैसे जैसे आपका डिवोल्यूशन ऑफ पावर होगा उसी तरीके से हमें कैपिटलिज्म भी देखने मिलेगा। क्यों? कारण क्या है यहाँ पर? इक्वालिटी। लोगों के पास इक्वल राइट हैं, रिसोर्सेज हैं, दे कैन वर्क एंड दे कैन कम अप एट द टॉप एज वेल। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोगों के पास राइट ही नहीं होते थे, सो कैपिटलिज्म बढ़ ही नहीं सकता था। रिजल्ट क्यों? क्योंकि एक राजा एक रानी, इनके पास ही सारे पावर वेस्टेड हैं, ये राइट्स यहाँ से बाहर किसी के पास नहीं थे। बट डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है एक यूनिफॉर्मिटी को, एक ग्रेट डील प्रोवाइड करता है, जहाँ पर ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, फ्री मार्केट है, ये सब कुछ एक ही पर्टिकुलर हेमिस्फेयर के नीचे आते हैं। रिजल्ट क्या होता है? सबको मिलता है एक चांस जहाँ पर वो इक्वली ग्रो कर सके। अलॉन्ग विद दैट इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी बात के फॉर्म में नहीं है, रिलीजियस फॉर्म में भी सबके पास इक्वालिटी है। सोसाइटी एक इक्वल फॉर्मेट में डिवाइडेड है। पीपल हैव ऑल द इक्वल राइट्स नो मैटर फ्रॉम विच रिलीजन विच जेंडर दे बिलोंग टू। सो अगर हम बात करें ये जो यूनिफॉर्मिटी है डेमोक्रेसी की, हम बात कर रहे हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की, यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस सब को अश्योरेंस मिलता है इलेक्शन से। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, आर इलेक्शंस ट्रूली फ्री एंड फेयर? अगर हम बात करें तो इलेक्शंस जो हैं हमारे डिवाइड हो जाते हैं वोटर्स अलग अलग ग्रुप में, जैसे मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। द मेजॉरिटी माइनॉरिटी का ये जो डिवीजन है ये 50% प्लस एंड 50% माइनस के खेल में ही हमें देखने को मिलता है ना। पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि अगर हम बात करें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो वोटर्स होते हैं ये डाइवर्ट होते हैं न्यूमरस डिमांड। फैमिली डिमांड क्या है, कम्युनिटी डिमांड क्या है, रिलीजियस डिमांड क्या है, इनके कल्चर की डिमांड क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी किस एजेंडा से आगे बढ़ रही है, फिर साथ ही एक इंडिविजुअल का क्या सोचना है। क्या एक इंडिविजुअल, सपोज एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि वो ए को वोट दे, लेकिन बाकी सारे लोग चाह रहे हैं कि वो बी को वोट दे, तो उसको ये भी लगने लगता है कि क्या मेरे इस एक वोट से कोई चेंज आने वाला है या नहीं। रिजल्ट क्या होता है? फॉल्स प्रोपेगेंडास चलाए जाते हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस दी जाती है, फेक प्रोमिस किए जाते हैं, और इस सब से जो इंडिया का हमारा वोटिंग सिस्टम है वो इम्पैक्ट हो जाता है। सो येस, इट इज़ फ्री, बट वी कैन नॉट से हाउ मच मेंटली इट इज़ फ्री फ्रॉम द वोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये जो पूरा इक्वेशन है डेमोक्रेसी का विद द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स drawn one's attention away from any alternative forms of governance. There is no space here for diversity as at all.
देखिए, जब हम इंडिया की इसी तरीके से बात करते हैं तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो अपने मॉडर्न फॉर्म में है। एक अनकंडीशनल अडल्ट फ्रेंचाइजी है हमारे पास। कोई कंडीशन नहीं है। हर एडल्ट के पास, हर 18 अबव के पास अधिकार है कि वो क्या करे, यहाँ पर जाके वोट दे सकता है। नो मैटर वो क्या कास्ट से है, क्या जेंडर है, किस रिलीजन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। वहीं हम बात करें तो मल्टी पार्टी पीरियोडिक इलेक्शंस हमारे पास है। मल्टी पार्टी सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ दो पार्टी, देयर आर एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पीपल कैन चूज अमंग एनी वन ऑफ देम। सो दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ये ऐसे में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था, मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल बट मैंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक डेमोक्रेसी नेसेसरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर पूछा गया था और ये सीधा का सीधा एक एडिटोरियल आर्टिकल से उठाकर आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात की जा रही है नीडेड अ न्यू अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि जो इंडियन टीनेजर्स हैं उनके पास इंटरनेट का जो एक्सेस है वो कितना फ्री है। अगर एक फ्री एक्सेस है तो व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू प्लेटफॉर्म हैव टुवर्ड्स देयर माइनर यूजर्स। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज की डेट में इंडिया में जो यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं जब हम बात करते हैं इंडिया के डिजिटल एम्बिशन के बारे में। जब हम बात करते हैं इंडिया के द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 जो करंटली प्रोवाइड करता है मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट फॉर ऑल डेटा प्रोसेसिव एक्टिविटीज़ बाय चिल्ड्रन। इसको डिफाइन किया गया है, ऐसा कोई भी बच्चा जो 18 साल के अंदर का है। यहाँ पर दो गैप्स देखने मिले हैं इन बिल में। सबसे पहले गैप को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ इंसेंटिवाइजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्टिवली बिल्ड सेफर एंड बेटर सर्विस फॉर माइनर, बिल रिलाई करता है पेरेंट्स के ऊपर टू ग्रांट कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रंस इन ऑल द केसेस। आप उस देश में पेरेंट्स की कंसेंट पर रिलाई कर रहे हैं जहां पर डिजिटल लिटरेसी के मामले में पेरेंट्स आइदर हैव वेरी बेसिक नॉलेज और दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब उन्हें इस बारे में डिसीजन लेने के लिए अल्टीमेटली उनके बच्चे ही उनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से एक इनफेक्टिव अप्रोच हमें दिखाई देती है बच्चों को सेफ रखने की। दूसरा यहाँ पे मुद्दा निकल के आता है, इसमें कोई भी इसने अकाउंट में नहीं लिया है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजिंग होती है टू कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989 टू विच इंडिया इज सिग्नेटरी। आप याद रखेंगे, इंडिया ने अपहेल्ड किया है अपना स्टैंड इन लॉज सच एज जो कमीशंस होते हैं जो बच्चों के राइट्स के लिए काम करते हैं विद द एक्ट 2005। ऐसे ही राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। लेकिन इस सब के बावजूद भी देयर हैज़ बीन नॉट अप्लाइड टू द इशू ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। तो डेटा प्रोटेक्शन की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, जबकि आपके बिल का नाम ही चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। आपके बिल का नाम ही है ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। इंडिया इतनी सारी चीज़ों का सिग्नेटरी होने के बावजूद यहाँ पर ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि वो टीनेजर्स के मामले में या चिल्ड्रंस के कॉन्टेक्स्ट में इस डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। बिकॉज ये बिल कहीं भी डिस्कस नहीं कर रहा है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो टीनेजर्स हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट या वेरियस इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करने वाले हैं अपनी बातें रखने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, या सेंटर इन एक्सपीरियंस ऑफ एडोलेसेंट्स को किस तरीके से यहाँ पर टैकल करेगी। ठीक है, जैसे अगर हम म्यूज़िक लेसन बच्चा सीखना चाह रहा है फॉर द एग्जामिनेशन, या वो बात करना चाह रहा है अपने किसी सिमिलर ग्रुप के लोगों से वर्ल्ड वाइड में, इंटरनेट एक विंडो प्रोवाइड करता है उसे दुनिया से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन बिल अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो प्रोवाइड करे एग्जाम्शन इन द फ्यूचर फॉर्म रिस्ट्रिक्ट पेरेंटल कंसेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब रिजल्ट क्या होगा अगर हर बात में बच्चे को पेरेंट्स की कंसेंट यहाँ पे लेनी पड़ेगी।
तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे, हाउ दे गोना कनेक्ट विद द एंटायर वर्ल्ड। सो ये एक और मुद्दा है जो इस बिल के सामने है। इसी तरीके से एक और मुद्दा हमें इस बिल में देखने मिल जाता है डीपीडीपी बिल में, जहां पर बात आ जाती है वेरीफेबल पेरेंटल कंसेंट की। नाउ द क्वेश्चंस कम, अभी तक इस तरीके की कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं है कि ये जो एज वेरिफिकेशन का मुद्दा है, इसके लिए आईडी प्रूफ क्या होंगे, फेशियल रिकॉग्निशन रखा जाएगा या कोई एक दूसरा रेफरेंस बेस्ड वेरिफिकेशन का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इस तरीके की लूप्स को अगर हमें हटाना है आगे जाके, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको अभी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। करना क्या आवश्यक है, देखिए हमें एक रिस्क बेस्ड अप्रोच की साइड जाने की जगह पहले एक डीप एनालिसिस यहाँ पे करने की ज़रूरत है। वी नीड टू रिलैक्स द एज ऑफ मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट फॉर ऑल सर्विसेज टू 13 ईयर्स इन लाइन, ठीक है, विद मैनी अदर जुरिस्डिक्शन अराउंड द वर्ल्ड। इस तरीके के रिलैक्सिंग कंटेंट से क्या होगा, विल मिनिमाइज द डेटा कलेक्शन। रिजल्ट, आपको ज़्यादा डेटा को यहाँ पर सेफ और सिक्योर रखने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरा, एक डिटेल सर्वे करने की आवश्यकता है, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि इंडिया की एक्चुअल सिचुएशन क्या है और इस बिल को लाने के पहले आपको क्या क्या नेसेसरी चेंजेस करना ज़रूरी है। चलिए, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है द डार्क स्काई इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड टू मच लाइट इज़ पॉल्यूटिंग इट। देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली जो हमारी लद्दाख की एक कमेटी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था लद्दाख का, उन्होंने डेजिग्नेट किया कि अपनी चांगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एज अ डार्क स्काई रिजर्व, एक एरिया जहाँ पर क्या हो रहा है, स्काई इज फ्री ऑफ लाइट पॉल्यूशन। रिजल्ट यहाँ पर क्या था, जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, चांगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, इसे डार्क स्काई रिजर्व की कैटेगरी में रख दिया गया। दैट मीन्स जो यहाँ की जितनी भी डेजिग्नेशन है, जितनी फोर्सेस हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो पर्टिकुलर आसमान है, स्काई है, उसको यहाँ पर डार्क रखा जाए फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन लोकेटेड इन दैट एरिया। अब आप पूछेंगे कि मैम ये कैसी बात कर रहे हो, डार्क स्काई बोल रहे हो, स्काई तो डार्क ही होता है, फ्री ऑफ लाइट की बात कर रहे हो, तारे होते हैं। जी हाँ, देखिए प्रॉब्लम हुई क्या है, एक टर्म यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है विच इज़ नोन एज दी स्काई ग्लो। ठीक है, स्काई ग्लो को समझ लीजिए हो क्या रहा है, ये एक ओमनी प्रेजेंट शीट होती है लाइट की, जो पूरे आसमान में हमें नज़र आती है अराउंड द सिटी, दैट कैन ब्लॉक ऑल बट द वेरी ब्राइटेस्ट स्टार्स फ्रॉम व्यू। ठीक है, अब आप देखिए, हम एक पॉलिसी लेकर आ गए, एक बल्ब को चेंज करो एलईडी से। ठीक है, लोगों ने क्या किया, एक बल्ब को एक एलईडी से चेंज ना करके मल्टीपल एलईडी से चेंज कर दिया। रिजल्ट, ये जो लाइट है, ये जो आर्टिफिशियल लाइट है, ये आसमान से आने वाली जो ओरिजिनल लाइट है, ओरिजिनल ब्राइटनेस है तारों की, उसे ऑब्स्ट्रक्ट करती है। रिजल्ट क्या होता है, ये जो ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई है, वो इनहेबिट कर जाता है बहुत सारी स्ट्रीट लाइट से, सिक्योरिटी फ्लड लाइट से, आउटडोर ऑर्नामेंटल राइट, और उसकी वजह से जो हमें आसमान है वो चमकता हुआ नज़र आता है और इसको बोला जाता है स्काई ग्लो। सो बेसिकली ये जो स्काई ग्लो है, इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ लाइट पॉल्यूशन। चलिए, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैम नॉइस पॉल्यूशन सुना है, वाटर पॉल्यूशन सुना है, व्हाट इज़ लाइट पॉल्यूशन। तो देख ली, जब हम इनएप्रोप्रिएट या एक्सेसिव यूज़ करते हैं किसका, आर्टिफिशियल लाइट का, जैसे हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से घर को डेकोरेट करने के लिए लाइट जला देते हैं, बहुत सारी घर के बाहर लोगों की लाइट लगी रहती हैं, डेकोरेटिव्स होते हैं, इसकी वजह से ये जो एक पॉल्यूशन होता है, इट इज़ नोन एज द लाइट पॉल्यूशन, जिसके बहुत ज़्यादा सीरियस एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, नॉट अलोन फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ बट एज वेल एज फॉर आर क्लाइमेट ऑल्सो। अगर हम लाइट पॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करें, तो देखिए सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है इसका ग्लेयर। ठीक है, जब एक्सेसिव ब्राइटनेस होती है, जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा, बहुत एकदम आप बोलते हैं चकाचौंध हो रही है और आपकी आंखों में क्या होता है, एक विजुअल डिस्कम्फर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज स्काई ग्लो, मैंने क्या बोला था आपको, स्काई ग्लो एक लाइट पॉल्यूशन का इज वन ऑफ द कंपोनेंट। दूसरा आ जाता है स्काई ग्लो, जहाँ पे एक ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई ओवर इनहेबिटेड एरिया।
अब आप देखेंगे कुछ घर हैं जहाँ पर बहुत सारी रोशनी है, जगमगा रही है, और उसके आसपास जितना भी आसमान है, स्काई है, उस पर भी एक शीट जैसी चमकदार हमें दिखाई देने लगती है। इसको बोला जाता है स्काई ग्लो। नेक्स्ट इज क्लटर, विच इज द ब्राइट, कंफ्यूजिंग एंड एक्सेसिव ग्रुपिंग ऑफ लाइट सोर्सेज। नेक्स्ट इज लाइट टेरापास, which means light falling where it is not intended or even needed. देखिए, तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स की गई, कुछ रिसर्च की गई, जिन्होंने बताया कि ये जो नॉन न्यूट्रल लाइट है, इट हैड इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द आर्टिफिशियल ग्लो इन द नाइट स्काई, और जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्काई ग्लो, बाय 9.2 to 10% एवरी ईयर। 2011 से लेकर अगर हम 2022 की बात करें तो ये 9.2% से लेकर 10% की दर से हर साल बढ़ती जा रही है। सो यहाँ पर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन विल कम कि इस नाइट ग्लो के कॉन्सिक्वेंसेज हमारे लिए क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा इसका हमारा वेस्ट एनर्जी एंड मनी। हो क्या रहा है, इतनी सारी लाइट एमिट की जा रही है, इतनी सारी शाइन यहाँ पर क्रिएट की जा रही है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, एक बल्ब को चेंज करने की पॉलिसी आई कि हम बल्ब को चेंज करेंगे एलईडी से। लोगों ने क्या किया, एक बल्ब को मल्टीपल एलईडी से चेंज किया। इट वॉज नॉट एट ऑल नीडेड, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, ह्यूमन की हेल्थ भी इससे कहीं पीछे इम्पैक्ट होने से नहीं रह गई। एक टर्म आपको पता होगा विच इज़ नोन एज सर्कैडियन रिदम। ठीक है, सर्कैडियन रिदम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। ह्यूमन बीइंग की एक अपनी क्लॉक होती है, मतलब आपका एक स्लीप साइकिल होता है, आपका एक उठने का टाइम होता है, और आपकी बॉडी इन अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। रिजल्ट क्या, ये जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं रात में, ये डिसरप्ट कर देती हैं हमारी इस सर्कैडियन रिदम को या हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस एंड दैट कैन लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेस, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, हार्मोनल डिसरप्शन, किसी किसी को मेंटल इलनेस, और ये सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ देखने के लिए मिल सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो अगला कॉन्सिक्वेंस देखने मिलता है ट्रीज और प्लांट्स पर। अब ये जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं, ये बेसिकली एक अर्थ की नेचुरल लाइट पर डिपेंड करते हैं अपने सस्टेनेबल बिहेवियर के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, नरिशमेंट करने के लिए। लेकिन होता क्या है, इस वजह से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सीजनल वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आता। नेक्स्ट होता है, अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट देखने मिल रहा है हमें सी टर्टल्स की नेस्टिंग पर। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, दीज टर्टल्स व्हाट दे डू, ये सन से आने वाली लाइट को एज अ नेविगेशन यहाँ पर यूज़ करते हैं, और इस नेविगेशन के थ्रू ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं नेस्टिंग करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए। बट बिकॉज ऑफ दी स्काई ग्लो नाउ दे आर कन्फ्यूज्ड। अब पता उनको नहीं चलता है कि ये जो लाइट आ रही है वो रात के समय भी जो चकाचौंध होती है, कई बार उससे कन्फ्यूजन उन्हें हो जाता है, एंड दे started navigating through that sky glow. इसी तरह अगर हम बात करें तो एक बर्ड है जिसका नाम होता है यंग बरो। ठीक है, आप याद रखेंगे, यंग बरो। ये वो बर्ड होती है, ये तब तक नेविगेट करना स्टार्ट नहीं करती नेस्टिंग के लिए, बेसिकली इट्स अ सी बर्ड। ये तब तक फ्लाई करना शुरू नहीं करती जब तक एक पूरा एक्चुअल डार्कनेस नहीं होती। रिजल्ट क्या, स्काई ग्लो करता रहता है एंड दे डू नॉट ट्रैवल फॉर नेस्टिंग। अलॉन्ग विद दैट देयर आर क्लाउन फिश। ठीक है, सो क्लाउन फिश के जो एग्स होते हैं, दे डू नॉट हैच व्हेन एक्सपोज टू आर्टिफिशियल लाइट। रिजल्ट क्या, जो हमारा मरीन सिस्टम है, हमारा इकोसिस्टम है, एनवायरमेंटल सिस्टम है, और एल्स वी टॉक अबाउट ह्यूमन हेल्थ, एवरीथिंग इज बीइंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल लाइट या फिर स्काई ग्लो। सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सॉल्यूशन है, हमें ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो इनडायरेक्ट लाइट पॉल्यूशन है, हमें सबसे पहले इसको रिड्यूस करने की आवश्यकता है, जो हमारे एनिमल इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
जितनी भी अननेसेसरी लाइट्स हम जलाते हैं हमें उन्हें बंद करने की आवश्यकता है। इसीलिए इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन हैज सर्टिफाइड मोर देन 130 इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस where artificial lighting has been adjusted to reduce sky glow and light trespass। ठीक है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस चीज़ को कम करने के लिए, अदरवाइज इट विल नॉट ओनली इम्पैक्ट द ह्यूमन लाइफ बट द एंटायर इकोसिस्टम। चलिए, आज के लिए बस इतना ही और इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज आयुष मिनिस्ट्री साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with ITDC for promotion of medical value travel in Ayurveda and other traditional system of medicine. Next, Foundation Day of Uttar Pradesh is being celebrated every year on January 24th. Next, Ministry of Information and Broadcasting directed YouTube and Twitter to take down links sharing the BBC documentary India the Modi Question. Next, every year India celebrates National Girl Child Day on January 24th, and the main objective of this celebration is to create awareness about education for girls and provide them with good health and nutrition. Also, the day aims to eliminate gender biasness in the country. Next, the European Union is set to launch the JUICE spacecraft in April 2023. The spacecraft is to explore the moons of Jupiter. Next and last in cool today's, every year India celebrates the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose on January 23rd. Netaji founded the Azad Hind movement and led Azad Hind Force, that is Indian National Army. So it's a quiz time, and first question is every year India celebrates National Girl Child Day on which of the following date? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है and stay tuned with us to know the right answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.